कंप्रेसिबिलिटी, है ना, कंपेयर द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना, या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में कुछ इस तरह से आपको देगा। तो सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल कौन होगा? दैट इज ए गैस होगा, है ना, गैस का कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा उसका होता है, उसके बाद लिक्विड का होगा, उसके बाद सॉलिड का होगा। कुछ इस तरह का क्वेश्चन आप डील कर सकते हो। अब क्या है, इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस में स्टेट चेंजिंग की बात करेंगे, जिसमें हम लोग मेन रूप से देखेंगे क्या कि उसमें क्या इन बिटवीन ऑफ रिलेशन है ना, इन बिटवीन में क्या रिलेशन है। तो सिंपल इज दैट, कहता है आपके पास ये क्या है, सॉलिड, हाँ, 3 ग्लोब बना लो, एक सॉलिड, लिक्विड एंड ये गैस, ये सॉलिड, लिक्विड एंड तीसरा क्या हो गया, गैस। ठीक है, अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन, है ना, तो सॉलिड से ये लिक्विड में कन्वर्जन होगा, दिख रहा है ना। दूसरा आप देख रहे होगे, लिक्विड से हम गैस में भी जा सकते हैं। क्या पॉसिबल है कि हम गैस से सॉलिड में चले जाएं? तो हाँ, पॉसिबल है ना। अगर हम सॉलिड से लिक्विड की बात करें, है ना, सॉलिड से अगर हम लिक्विड की बात करें, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो प्रोसेस हम यूज करेंगे दैट इज क्या कहलाएगा, मेल्टिंग, है ना। और अगर यहाँ से यहाँ की हम बात करें, है ना, लिक्विड से गैस में बात करें, तो दैट इज बॉइलिंग होगा, है ना। और तीसरा अगर हम बात करें, एक मेल्टिंग हो गया, दूसरा बॉइलिंग हो गया, तीसरा अगर हम प्रोसेस की बात करें दैट इज लास्ट वन क्या है, सब्लिमेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। अगर हम सब्लिमेशन की बात करें तो आपको क्या देखने को मिला कि इन तीनों केस में एक चीज़ आपको कॉमन दिख रहा होगा, तीनों में स्टेट चेंजिंग हो रहा है, और तीनों स्टेट चेंजिंग के दौरान हम लोग डिफरेंट नाम दे रहे हैं, है ना। अगर हम मेल्टिंग को डिफाइन करना चाहें तो ये प्रोसेस कैसे कर सकते हो, अ प्रोसेस इन विच, है ना, एक प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू क्या, लिक्विड, है ना, सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड क्या, मेल्टिंग। दूसरा अगर हम बात करें लिक्विड का, तो बॉइलिंग का अगर हम बात करें तो अ प्रोसेस इन विच लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू गैस, है ना, लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू गैस, दैट इज क्या होगा, बॉइलिंग। और तीसरा केस आपके पास क्या आया कि दैट इज आपके पास गैस इज गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, दैट इज क्या, सब्लिमेशन। ठीक है। दूसरा अगर हम प्रोसेस की बात करें तो दूसरे प्रोसेस में आपको क्या होगा, ये जो इधर से चला था अब ये प्रोसेस कुछ ऐसा चलेगा, हो सकता है ना। इसको भी हम नाम क्या देते हैं, दैट इज सब्लिमेशन, ठीक है। और गैस से हम वापस लिक्विड में भी आ सकते हैं, और इस समय जो हमारा नाम होगा वो क्या होगा, दैट इज कंडेंसेशन, है ना। और तीसरा प्रोसेस आपके पास फिर से वापस ये लकीर नीचे के ओर गया, और इसे हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानेंगे, दैट इज फ्रीजिंग। अगर हम बात करें, सिंपल इज दैट कि इसके अनुसार अब इस ट्रायंगल्स को देखो, तो इस ट्रायंगल्स में आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपको इस प्रोसेस में दैट इज सॉलिड से एक लिक्विड, लिक्विड से गैस, और गैस से वापस सॉलिड में कन्वर्ट हुआ। ठीक है। दूसरे की अगर बात करें तो आपके पास देखने को हम क्या मिला कि गैस, सॉलिड से गैस एंड गैस से लिक्विड, लिक्विड से वापस सॉलिड में कन्वर्ट हुआ। ठीक है। अब देखो, पहला तो डाउट यहां पर क्रिएट हो रहा होगा, सर आपने यहां भी सब्लिमेशन लिखा और यहां भी आपने सब्लिमेशन लिखा है, तो इस सब्लिमेशन दोनों में अंतर क्या है। अगर हम सब्लिमेशन की बात करें तो आपको ये जो कहलाएगा, ये इवेपराइजेशन कहलाएगा, है ना, ये कहलाएगा सब्लिमेशन ऑफ इवेपराइजेशन, जबकि ये कहलाएगा सब्लिमेशन ऑफ कंडेंसेशन। ये क्या कहलाएगा, सब्लिमेशन ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है।
आपके पास क्या समझ में आ रहा है कि आपके पास ये कंडेंसेशन होगा, ये वेपराइजेशन होगा, मतलब सॉलिड से जब गैस में होगा तो सब्लिमेशन ऑफ इवेपराइजेशन होगा, जबकि जब गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो वो भी सब्लिमेशन, दैट इज अ कंडेंसेशन होगा, है ना। अब देखो, अगर मेन तौर पे अगर हम बात करें, मेन कॉन्सेप्ट की बात करें, तो मेन कॉन्सेप्ट आपको अगर सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो हमें हीट लेना पड़ेगा या देना पड़ेगा, तो आप बोलोगे देना पड़ेगा, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको हीट देना पड़ेगा, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए अगेन आपको हीट देना पड़ेगा, समझ रहे हो। बट अगर हम बात करें कि आपके कंडेंसेशन कराना है ना, गैस से सॉलिड में वापस कन्वर्ट करना है, तो वहां से हीट आपको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम दूसरे की प्रोसेस की बात करें, दैट इज क्या, सॉलिड से जब आप गैस में कन्वर्ट करते हो, है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, है ना। और यहाँ से अगर आप गैस से लिक्विड में आते हो, दैट इज कंडेंसेशन, तो हीट लेना पड़ेगा। और नेक्स्ट आपका क्या है, दैट इज फ्रीजिंग, वापस से आपको हीट लेना पड़ेगा, है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम लोग हीट को देते हैं, है ना, हीट को हम लोग क्या करते हैं, देते हैं किसमें, सॉलिड से लिक्विड केस में। मतलब अगर आप हीट को दीजिएगा तो आप उसको डेल्टा से डिनोट करते हैं, है ना, ये डेल्टा है, तो इससे हम लोग डिनोट करते हैं। अब सोचो कि हीट अगर आप दोगे तो इसके लिए हम लोग दो प्रोसेस को डिफाइन करेंगे, एक कहलाएगा एक्सोथर्मिक और दूसरा क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक। अब आता है क्वेश्चन कि एक्सोथर्मिक किसको करेंगे और एंडोथर्मिक किसको बोलेंगे। तो कहता है एक प्रोसेस जिसमें आपको क्या करना पड़े, जिसको कहता है कि आपको एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू आपको हीट मिले, वो एक्सोथर्मिक कहलाएगा, है ना। मतलब वो रिएक्शन हीट दे, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक। तो क्या बोलेंगे, अ प्रोसेस in which heat is evolved, है ना, हीट इज इवॉल्व्ड, आपको हीट इवॉल्व होगा, है ना, इस कॉल्ड क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जबकि दूसरा एंडोथर्मिक, अगर एंडोथर्मिक में क्या होगा, हीट यहां इवॉल्व हो रहा है, जबकि हीट ये क्या होगा, हीट विल गेन। मतलब सिंपल से क्या होगा कि एक्सोथर्मिक क्या होगा कि ऐसे करके डिफाइन कर लेना, ये प्रोसेस इन विच हीट विल गेन, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। अब अगर हम बात करें कि एक्सोथर्मिक की बात करें, तो एक्सोथर्मिक में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि आप हीट दे रहे हो, तो आप क्या यहाँ पर हीट इसे देना पड़ रहा है, क्या आपको क्या देना पड़ रहा है। अगर एक्सोथर्मिक की बात करें तो प्रोसेस के दौरान आपको हीट मिलता है ना, तो वो आपको मिलेगा, है ना। मान लो कि मैंने क्या किया कि समझो कि इसको मैंने, एक पेपर है, आपको इसको जलाया तो आपको हीट मिलेगा ना, तो इसको हम एक्सोथर्मिक बोलेंगे, ठीक है। जबकि अगर हमारे पास, मान लो कि आपके पास सॉलिड है और सॉलिड को लिक्विड में आप कन्वर्ट करना चाहते हो, तो हीट आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। यहाँ पर हीट मिला और यहाँ पर क्या है, हीट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर सॉलिड से लिक्विड में आप कन्वर्ट करोगे तो हीट आपको क्या करना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है ना। तो अगर देना पड़ रहा है, दैट इज ये क्या हो जाएगा, सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा, है ना, सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो ये एंडोथर्मिक हो जाएगा। जबकि अगर बात करें, है ना, ये दूसरा प्रोसेस, ये क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक। ये क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। क्यों, क्योंकि लिक्विड से जब हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो लिक्विड में से क्या करते हैं, हीट को निकालते हैं। जैसे फ्रीजर के अंदर हम क्या किए, लिक्विड को रखें, तो एक्चुअल में वहाँ पर क्या हुआ, हीट को लिया, तो ये क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक। ये फ्रीजिंग जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, एंडोथर्मिक। जबकि ये क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। समझ लो। अगर हम बॉइलिंग की बात करें तो बॉइलिंग में आपको क्या करना पड़ता है, हीट देना पड़ता है ना। ये प्रोसेस अगर आपको क्या करना है, ये हीट ले रहा है ना, ये प्रोसेस आपको अगर बॉइलिंग कराओगे तो बॉइलिंग कराते समय क्या आपको हीट देना पड़ेगा। मतलब ये ले रहा है, ये प्रोसेस अगर हीट लेगा तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक।
जबकि ये क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक। समझ रहे हो। अगर सब्लिमेशन की बात करें तो सब्लिमेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा कि अगर हम गैस से सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना, तो आपको सॉलिड गैस से अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो गए तो काफ़ी ज़्यादा आपको ठंडा करना पड़ेगा। और अगर ठंडा करना पड़ेगा, इस केस में अगर एग्जांपल लो, समझो इसको, तो कहता है कि गैस से अगर सॉलिड में अगर कन्वर्ट करोगे तो कैसे होगा। जैसे मान लो कि एक्चुअल में क्या होता है ना, कि इसका केस आप अच्छा से ले सकते हो। मान लो कि जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, तो वहाँ क्या होता है, अचानक से मौसम चेंज होता है और टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है। तो क्या होता है, एयर मोलिकुल्स जो गैसियस फॉर्म में होता है ना, वो सडन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी हम लोग पढ़ेंगे बॉस-आइंस्टीन के नाम से, है ना, उस समय बहुत अच्छे डिटेल से पढ़ूंगा। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है कि ये प्रोसेस एक्चुअल में क्या हुआ, कैसे हमने किया। तो हमने क्या किया कि यहाँ से हीट एब्स्ट्रैक्ट किया, है ना, मतलब इसने क्या हुआ होगा, इस प्रोसेस के द्वारा, है ना, इस प्रोसेस के द्वारा आपको जब गैस से सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो तो यहां से आपको हीट मिल रहा है, और अगर हीट मिलेगा तो ये क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक। जबकि दूसरा वाला एंडोथर्मिक। ठीक है, तो इस प्रोसेस के थ्रू आपने क्या देखा कि आपके पास सॉलिड लिक्विड गैस हीट दे भी सकते हो और हीट ले भी सकते हो। उससे क्या चेंज होता है, आपको स्टेट में चेंजिंग देखने को मिलता है ना। तो उसी पे आपको डिपेंडेंट क्या आता है, कहा क्या कि इस पे एक आपको प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज क्या, सब प्रोसेस के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। दैट इज मेल्टिंग, बॉइलिंग, है ना, सब्लिमेशन, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन और इवेपोराइजेशन सब्लिमेशन के बारे में। ये सारे के डिटेल हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रोसेस का, तो नेक्स्ट प्रोसेस पहले तो हम लोग पहला पढ़ेंगे क्या, दैट इज बॉइलिंग। पहले मेल्टिंग पढ़ेंगे। ठीक है, मेल्टिंग कहता क्या है, मेल्टिंग में हमने क्या देखा था कि आपके पास ये सॉलिड है, ये कन्वर्ट होता है लिक्विड में, है ना। तो इसको हम किस नाम से जानेंगे, मेल्टिंग के नाम से। तो कैसे पढ़ेंगे, अ प्रोसेस इन विच क्या, सॉलिड गेट कन्वर्टेड into liquid is called क्या, is called मेल्टिंग। ठीक है, इसको हम मेल्टिंग के नाम से जानेंगे। मतलब आपके पास आइस पड़ा हुआ है, अगर ये आइस है तो आइस क्या हुआ, वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो हम उसे किस नाम से जानेंगे, मेल्टिंग के नाम से। अच्छा, अगर हम मेल्टिंग की बात करें तो एक पॉइंट्स आपको और समझना पड़ेगा एट ए टाइम, क्या, दैट इज अ मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, समझो इसको। कहा क्या कि एक ऐसा टेम्परेचर, है ना, मेल्टिंग सिर्फ अगर बात करें तो एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, दैट्स इट, है ना। सिर्फ आपको इतना ही समझना है कि मेल्टिंग किसको बोलेंगे कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में, उसको किस नाम से जानेंगे, मेल्टिंग के नाम से, है ना। दूसरा आपके पास आता है दैट इज अ मेल्टिंग पॉइंट, है ना। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा, तो देखो कहता है कि अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो आइस जो आपका है, आइस वाटर में कन्वर्ट होता है। ये कब होगा, तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होगा, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होगा जब आपको आइस गेट कन्वर्टेड इनटू क्या, वाटर, है ना। आपका आइस जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, दैट इज वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कहा क्या कि अगर ये कन्वर्ट होगा तो कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा,
और वो स्पेसिफिक टेम्परेचर की बात करें तो वो स्पेसिफिक टेम्परेचर दैट इज कितना होता है 0 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री बोलते हैं इसको, सी फॉर सेल्सियस, है ना। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या होता है कि आपके पास दैट इज H2O है, ये आइस के फॉर्म में है और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है एट 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्या ये टेम्परेचर घट बढ़ सकता है? कहता है नॉर्मली नहीं, है ना। ये इस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे जिस पे क्या हो रहा है कि सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, उसी पार्टिकुलर पॉइंट का, है ना, एक पॉइंट ही है ना 0 डिग्री। क्योंकि अगर आप स्केलिंग करोगे तो मान लो कि इधर 10 डिग्री है ना, इधर 1 डिग्री, तो ये इधर आपको क्या मिलेगा 0 डिग्री सेल्सियस, इधर 100 डिग्री मिलेगा, है ना, कुछ ऐसा स्केलिंग होगा। तो ये पॉइंट है ना सिर्फ, तो कहता है कि एक पार्टिकुलर आपको क्या दिख रहा है, पॉइंट्स दिख रहा है। उस पॉइंट्स के हम अगर हम देखें तो उस पॉइंट्स पे हम क्या देख रहे हैं कि आपके पास ये क्या हो रहा है, दैट इज अ सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड हो रहा है, ठीक है, सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम लोग डिफाइंड कैसे करें? तो कहता है एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ particular temperature at which liquid get converted, solid get converted into क्या, लिक्विड, सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो आपका मेल्टिंग पॉइंट फॉर H2O कितना होगा? मेल्टिंग पॉइंट फॉर H2O तो वो होता है आपको 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट फॉर वैक्स कितना होता है? मेल्टिंग पॉइंट फॉर वैक्स अगर इसकी बात करें तो 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मरकरी Hg, मरकरी का होता है Hg से डिनोट करते हैं, इसकी अगर बात करें तो -39 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब हर एक सबस्टांस के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है वो अलग अलग देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि हर एक सबस्टांस का आपको टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री ही मिलेगा। जैसे सबस्टांस से सबस्टांस अगर वैली करता है तो बताइए कि मेल्टिंग पॉइंट फॉर आयरन की अगर बात करें, है ना, तो आपको क्या कितना 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास मिलेगा, मतलब 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा। दैट इज अ मेल्टिंग पॉइंट फॉर आयरन, ठीक है। अगर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन की हम बात करें तो आपको 1500 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है, और वो अगर 1500 की बात करें तो इसी टेम्परेचर पे आयरन क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, मतलब मेल्ट हो जाता है। समझ रहे हो? अगर हम आयोडीन, मेल्टिंग पॉइंट फॉर आयोडीन की बात करें, है ना, आयोडीन NaCl ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट एबव 800 डिग्री सेल्सियस होता है ना। ये एग्जैक्टली वैल्यू नहीं है, ऑलमोस्ट ये वैल्यू है, बट आपको एक आइडिया डेवलप होना है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट आपको इतना ज़्यादा हो जाता है। तो क्या होता है ना कि सबस्टांस टू सबस्टांस, मतलब कौन सबस्टांस है उस पर डिपेंड करता है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। जैसे पॉलीथीन को अगर जलाओगे तो आसानी से वो मेल्ट कर जाता है ना। उसी तरह से अगर कोई दूसरे फाइबर्स का अगर चेयर आपके पास है तो उसको जलाओगे तो थोड़ा लेट में होता है। तो वो सबस्टांस, तो सबस्टांस का क्वालिटी क्या है, उसमें किस चीज़ का मिक्सचर है, उस बातों पे डिपेंड करता है उसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट में अगर डिफरेंसेस बात करें तो मेल्टिंग क्या है, एक प्रोसेस है, जबकि मेल्टिंग पॉइंट एक पार्टिकुलर टेम्परेचर है जिसपे सॉलिड क्या होता है, कन्वर्ट होता है, किसमें, लिक्विड में। सिमिलरिटी क्या है सर, दोनों सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। इसमें क्या है, एक प्रोसेस है, जबकि एक पार्टिकुलर क्या है, टेम्परेचर है। ये क्या है, पार्टिकुलर टेम्परेचर है, और इस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे ही कोई भी सबस्टांस क्या होता है, मेल्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग के बाद आता है दैट इज अ बॉइलिंग, है ना। अगर हम बॉइलिंग की बात करें, तो बॉइलिंग में क्या आपको देखने को मिलेगा कि बॉइलिंग में आपके पास लिक्विड है, और लिक्विड क्या होता है, गैस में कन्वर्ट होता है ना। जब बॉयल होता है तो ये जो स्टेट चेंजिंग हो रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग। तो कैसे डिफाइन करें, तो क्या होगा, एक प्रोसेस जिसमें लिक्विड क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है इन गैसियस फॉर्म में,
उसे हम किस नाम से जानेंगे? बॉइलिंग। तो कैसे करेंगे डिफाइंड? अ प्रोसेस इन विच liquid get converted into gas, है ना, इज कॉल्ड क्या? इज कॉल्ड बॉइलिंग। ठीक है। अगर हम बात करें बॉइलिंग का, तो बॉइलिंग आपको क्या देखने को मिलेगा कि बॉइलिंग में आपको नॉर्मली देखने को ये मिलेगा कि बॉइलिंग का अगर हम टेम्परेचर बात करें, बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम, चलो बॉइलिंग पॉइंट पहले डिफाइन करते हैं। बॉइलिंग, अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो क्या होगा? एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, at which क्या? तो दैट इज अ liquid get converted into gas is called क्या? बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट क्या देखने को मिल रहा है? बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट में क्या है? ये एक प्रोसेस है, तो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर है। इसमें क्या हो रहा है? लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में, तो इसमें भी लिक्विड गैस हो रहा है कन्वर्ट में। मतलब दोनों सिमिलरिटीज क्या है? तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना, बट एक प्रोसेस है जबकि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर को बताता है ना। जबकि इस केस में आपको एक पार्टिकुलर टेम्परेचर को बताता है ना। और दूसरा अगर हम बात करें पार्टिकुलर टेम्परेचर का, तो इस पार्टिकुलर टेम्परेचर में आपको बहुत सारा एग्जाम्पल आपको पता है। जैसे अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट फॉर H2O, अगर हम बात करें, अगर बॉइलिंग पॉइंट फॉर H2O की हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट H2O कितना होगा? आपको पता है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। और दूसरे सबस्टांस को अगर लिया जाए, है ना, बॉइलिंग पॉइंट फॉर मरकरी ही इवन दोस्त देखें तो नॉर्मल टेम्परेचर पे 37-38 डिग्री सेल्सियस से वो क्या होता है? बॉयल करना शुरू कर देता है ना। जबकि मेल्टिंग क्या था? निगेटिव टेम्परेचर था। तो इस तरह से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि क्या होता है कि एक पार्टिकुलर सबस्टांस जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है तब उस पॉइंट्स को हम क्या नाम देते हैं? बॉइलिंग पॉइंट, और शॉर्टली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं BP से। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे किसके ऊपर? तो दैट इज अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट फॉर आयरन एग्जांपल और लिख लो। बॉइलिंग पॉइंट फॉर आयरन कितना होता है? आयरन के लिए आपको होता है 2860 डिग्री, है ना, 2862 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? बॉयल करना शुरू कर देता है आयरन भी। ठीक है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? दैट इज अ कंडेंसेशन, है ना। अब कंडेंसेशन की हम बात करें तो कंडेंसेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा कि कंडेंसेशन में आपने क्या बताया था सर कि एक सॉलिड जो है गैस में और गैस जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, यही था कन्वर्जन। और इसका नाम आपने क्या दिया था? सब्लिमेशन। सॉरी, अगर हम सब्लिमेशन की बात करें तो इस दोनों प्रोसेस में आपको क्या था? इधर भी सब्लिमेशन था, इधर भी सब्लिमेशन था। अगर हम सब्लिमेशन की बात करें तो सब्लिमेशन में आपको क्या देखने को मिलता है कि एक सब्लिमेशन क्या कहलाएगा? जब ये कन्वर्ट होगा तो सब्लिमेशन ऑफ इवेपराइजेशन, जबकि ये था क्या? सब्लिमेशन ऑफ कंडेंसेशन। सब्लिमेशन ऑफ कंडेंसेशन था। ठीक है। तो ये सब्लिमेशन ऑफ इवेपराइजेशन था, जबकि सब्लिमेशन ऑफ कंडेंसेशन था। ठीक है। अब देखो कि अगर हम बात करें सब्लिमेशन ऑफ इवेपराइजेशन एंड सब्लिमेशन ऑफ कंडेंसेशन की बात करें तो इसमें क्या होगा? तो पहले तो हमको क्या होगा? चेंज करना पड़ेगा। दैट इज क्या? पहले इसको डिफाइन करते हैं। सब्लिमेशन, अ प्रोसेस in which
लिक्विड गेट कन्वर्टेड, सॉरी, गैस will get converted into क्या, लिक्विड, सॉलिड एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, सब्लिमेशन में एक प्रोसेस होगा जिसमें गैस जो है आपको सॉलिड में कन्वर्ट होगा, और सॉलिड वाइस वर्सा का मतलब होता है उसका उल्टा, जस्ट उल्टा, है ना। तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड स्पेशली क्या होगा, सॉलिड वापस गेट कन्वर्टेड इनटू गैस। ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। अगर हम सब्लिमेशन ऑफ, पहले हम बात करते हैं इवेपराइजेशन का, तो सब्लिमेशन ऑफ इवेपराइजेशन में क्या देखने को मिलेगा कि सॉलिड जो है गैसियस में कन्वर्ट हो जाता है। कंडेंसेशन में क्या होगा, तो गैस जो है सॉलिड में गेट कन्वर्ट होगा। ठीक है, इसका हम लोग एग्जाम्पल जो है फोर्थ स्टेट में देखेंगे, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, वहाँ पर ज़्यादा समझ में आएगा। अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, तो हम स्टेट जब चेंजिंग कर रहे हैं, है ना, तो स्टेट जब चेंजिंग कर रहे हैं तो उसके आगे हम लोग एक ग्राफ को डील करेंगे, जिससे हमें क्या है, सॉलिड, लिक्विड, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ना, कंडेंसेशन, है ना, सब्लिमेशन, है ना, और भी आगे जो आपको दिख रहा है, ये सारा में एक रिलेशन डेवलप होगा ग्राफ के थ्रू। ठीक है, तो आप उस ग्राफ को नेक्स्ट एंजॉय कीजिए। यहाँ पे वहाँ सिंपली आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास ढेर सारा रिलेशन आपको देखने को मिलेगा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में, है ना। कैसे कोई ऑब्जेक्ट जो है आपको हीट देने के बाद, जैसे मान लो कि आपके पास एक सॉलिड है, वाटर, है ना, सॉलिड जो है वाटर है, वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है ना। उधर जब वाटर ही रहेगा, तो वाटर अगर रहेगा तो इन द सेंस वो हीट लेगा और देगा, कैसे हीट लेगा, कैसे देगा, कैसे अपना स्टेट चेंज करेगा, है ना, उसको ग्राफिकल मेथड से हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पर आप, ये वाला लाइन है आपको एनर्जी, है ना, और ये आपका क्या है, दैट इज अ टेम्परेचर लाइन, है ना, ये ऑरिजिन है। अब देखो इसमें सिंपल सा हम क्या करने वाले हैं, तो पहले मान लो कि यहाँ पर आपके पास एनर्जी 0 है ना। मान लो कि इसके पास, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ये निकला, कहाँ, ओ से ए तक, क्या हुआ, तो अगर एक ग्राफ को आप एनालिसिस करना चाहोगे, ऐसे फिजिक्स में आपको ग्राफिकल मेथड पढ़ना है, तो उसमें अगर आप देखोगे डिटेल में, तो फर्स्ट उसमें बहुत कुछ समझ में आएगा ग्राफिकल मेथड, वो लिटिल बिट यू हैव द आइडिया अबाउट द ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ के पास अब देखो इसमें आपको क्या करना है, तो मान लो कि एक ऐसा स्टेट यहाँ पे आया जिसमें क्या हुआ कि एक फेज गेन करता है ए पॉइंट पर, और होता क्या है, ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ये करता है, फिर लिक्विड से गैस में आपको कन्वर्ट होता है, मतलब हीटअप हुआ। उसके बाद ये प्रोसेस जो है, ये क्या हुआ, इस प्रोसेस में आपको स्टेट चेंजिंग देखने को मिलता है, और यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीमेंट होता है। होता क्या है, तो मान लो कि आपके पास यहाँ पर सॉलिड स्टेट है, मतलब सॉलिड स्टेट इन द सेंस आइस, आपने आइस लिया इस पोर्शन पे, तो इस पोर्शन पे अगर आप आइस लिए हैं, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं, अगर मैं आपसे टेम्परेचर पूछूं कि एट व्हाट टेम्परेचर, है ना, एट व्हाट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, तो आप क्या बोलोगे, 0 डिग्री। मैं लिख देता हूँ 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूं कि बताओ कि और मिनिमम टेम्परेचर बताइए जिसमें एक सॉलिड स्टेट का जो वाटर आपके पास है, सॉलिड स्टेट का आइस फॉर्म में है, वो लिक्विड स्टेट में जब कन्वर्ट होगा। क्या मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपको सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट से जब लिक्विड स्टेट में बी पोर्शन पे जब ये कन्वर्ट होगा, है ना, तब उसका टेम्परेचर क्या होगा।
है ना। तो आपको उसका भी टेम्परेचर क्या देखने को मिल रहा है, रिस्पेक्टिवली 0 डिग्री। ठीक है, अब देखो कि मैं क्या करने वाला हूँ कि इस ए पॉइंट से ओ की तरफ जाने वाला हूँ। अब ओ की तरफ अगर मैं जाऊँगा तो आप क्या देखोगे कि आपके पास इधर मैं जाऊँगा तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, कम होना चाहिए। मान लो कि एक पॉइंट मैं ले रहा हूँ, ये पॉइंट। अब यहाँ पर गया तो मान लो कि आपके पास कुछ इसका टेम्परेचर इस पॉइंट पे आने के बाद इसका टेम्परेचर डाउन हुआ, कितना से, मान लो कि 1 डिग्री से डाउन हुआ। तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा, -1 डिग्री सेल्सियस होगा। अब -1 डिग्री सेल्सियस कैसे हुआ डाउन, तो मैंने क्या किया, आइस को फ्रीजर के अंदर रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। फ्रीजर को और भी ज़्यादा मैं क्या किया, रेगुलेट कर दिया और उसका पावर बढ़ा दिया, वो और ठंडा उसको करेगा। अब उसको ठंडा करके -1 डिग्री सेल्सियस पे लेते आया। ठीक है, अब -1 डिग्री सेल्सियस पे लाया तो यहाँ पर आपने क्या देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उससे मैंने हीट निकाला। तो पहले जो भी उसके पास एनर्जी था मैंने उससे निकाला। तो एनर्जी निकाला इन द सेंस जो इस पॉइंट के एवज में, अगर यहाँ पर एनर्जी मान लो कि x है ना, यहाँ पर मान लो कि एनर्जी आपके पास 10 जूल इसके पास है। तो एनर्जी 1 डिग्री निकालने के लिए उसको कितना करना पड़ा खर्च, 1 डिग्री, चलो 1 जूल मान लेता हूँ। तो 1 जूल उसने खर्च किया और इसके पास अब कितना बच के रह गया, 9 जूल, है ना। मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर को चेंज करने के लिए यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला कि 1 जूल एनर्जी इसको क्या करना पड़ा, उससे निकालना पड़ा। ठीक है, अब क्या होता है, अब ये होता है कि मैं और भी इस पॉइंट पे आऊँ रिस्पेक्टिवली, तो यहाँ पर टेम्परेचर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर भी चेंज होता है, दैट इज अ कितना, तो -2 डिग्री सेल्सियस। और इसके एवज में यहाँ पर आपको कितना देखने को मिलेगा, तो 8 जूल। समझ रहे हो, मतलब ये हो रहा है कि जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूँ उससे एनर्जी, आइस से एनर्जी निकाल रहा हूँ, मतलब ऑलरेडी वो आइस में कन्वर्ट हो रखा है और उसको और मैं ठंडा कर रहा हूँ, तो उससे एनर्जी एक्चुअल में मैं ले रहा हूँ। अगर मैं एनर्जी उससे ले रहा हूँ तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसका टेम्परेचर लगातार क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, कम हो रहा है। दूसरा, अब इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पे जाएगा तो और भी ज़्यादा एनर्जी इसका कम होते चला जाएगा, है ना। मान लो कि यहाँ इस पोर्शन पे आया तो इसका टेम्परेचर -5 डिग्री था और ये यहाँ इसके पास 0 डिग्री जूल एनर्जी हो गया। ठीक है, ऐसे 5 जूल एनर्जी इसके पास, और भी नीचे जा सकता है कर। अब देखो इधर मेरे समझाने के नहीं, फंडा यहाँ समझने का। क्या कहता है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये आपका सॉलिड स्टेट है, जबकि ये क्या है, लिक्विड स्टेट। तो ये क्या है, चेंज इन स्टेट है। ये क्या है, चेंज इन स्टेट है। ठीक है, ये क्या है, चेंज इन स्टेट है, जिसमें क्या देखने को मिला कि ए से बी तक अगर हम गए तो यहाँ मान लो कि आपके पास यहाँ पर एनर्जी कितना था, 10 जूल, और यहाँ पर हो गया आपको 20 जूल। बट उस एवज में आपको टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इसके पास टेम्परेचर कितना रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस ही। मतलब एक एनर्जी देने के बावजूद भी आइस जब आपके पास है तो आइस क्या, आपने क्या किया, धीरे धीरे हीटअप किया। 5 जूल था, 5 डिग्री सेल्सियस हीटअप किया, 0 डिग्री आया। अब 0 डिग्री आने के बाद मैं जब उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, किसमें, तो सॉलिड से लिक्विड में जब मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ रहा है, कितना, 10 जूल से 20 जूल तक। मतलब एक्चुअल में अगर इस दोनों का डिफरेंस लिया जाए तो 10 जूल आपको एनर्जी देना पड़ा। कहा सर कि अगर 10 जूल एनर्जी दिया गया तो वो गया कहाँ, तो मैं कहूँगा स्टेट चेंज करने के काम में गया। मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में जब आप आइस रखते हो तो एट ए टाइम वो क्या होता है, कन्वर्ट लिक्विड में नहीं हो पाता है। मतलब कहीं ना कहीं उसको एक एनर्जी चाहिए होगा और वो एनर्जी कहाँ लगाता है, तो फेज चेंज करने के काम में लाता है। अब अगर फेज चेंज करने के काम में लाता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एनर्जी हमें एक्चुअल में पता नहीं चलता है, और इस एनर्जी को हम नाम भी देते हैं, कौन सा एनर्जी, लैटेंट हीट के नाम से जानते हैं। क्योंकि आपको क्या है, एनर्जी में हम लोग लैटेंट हीट के नाम से जानते हैं। अब लैटेंट हीट को अगर हम हिंदी में समझे तो ज़्यादा समझ में आएगा।
लैटेंट हीट को हिंदी में बोलते हैं गुप्त ऊष्मा, है ना। तो कहता है द अमाउंट, अब अगर लैटेंट हीट की बात करो, अब यहाँ तक आपको लैटेंट हीट कितना हो गया, लैटेंट हीट कितना हो गया 10 जूल। अब इसको डिफाइन करने के लिए सोचो कैसे डिफाइन करोगे, तो क्या कैसे होगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, कैसे डिफाइन करोगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी 10 जूल टू 20 जूल गया, तो एक अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो कहता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू, है ना, किस लिए, तो टू चेंज द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, टू चेंज द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, है ना। फिर से लैटेंट हीट, क्या बोला, लैटेंट हीट के बारे में अगर बात करें तो कहता है कि द अमाउंट ऑफ हीट विच रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, है ना, द अमाउंट ऑफ हीट, लैटेंट हीट क्या है, हीट है, द अमाउंट ऑफ हीट विच रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, यहाँ पर सॉलिड है और यहाँ पर क्या है, लिक्विड है, तो फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड में अगर चेंज करने के अमाउंट रिक्वायर्ड होगा, उसी को हम किस नाम से जानेंगे, लैटेंट हीट के नाम से जानेंगे। मतलब एक्चुअल में वो आइस था 0 डिग्री पे था, है ना, और मैंने हीट जब दिया 10 जूल से 20 जूल तक दिया, मतलब 10 जूल जब एनर्जी दिया उसमें, है ना, 10 जूल एनर्जी देने के बावजूद भी उसमें कोई भी टेम्परेचर चेंज होने को नहीं देखा गया। मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में मैंने एनर्जी दिया मगर उसका इफेक्ट देखने को नहीं मिला, है ना। इफेक्ट क्या देखने को मिला, तो सिर्फ स्टेट चेंजिंग आपको देखने को मिला। पर टेम्परेचर की अगर हम बारे में बात करें तो टेम्परेचर आपको कितना था, तो दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस ही था। मतलब पहले भी इस पॉइंट पे भी अगर आप देखो तो इस पॉइंट पे आपको 0 डिग्री सेल्सियस ही था, और इस पॉइंट को अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पे आपको कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस ही था। ठीक है, इसका मतलब लैटेंट हीट जो हो गया, अमाउंट ऑफ हीट विच रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, है ना। अब यहाँ पर आगे बढ़ो तो आपके पास एक्चुअल में लिक्विड था, अब तो ये लिक्विड हो गया। अब लिक्विड को और आपको मन कर रहा है क्या करें, हीट दें, क्यों, क्योंकि यहाँ आप एक पॉइंट को एनालिसिस करो, इस पॉइंट को इसने क्या किया होगा, इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो आपको लग रहा है कि जैसे अमाउंट ऑफ हीट मैंने कुछ ऐड किया, अब 20 जूल से 21 जूल हो गया, मान लो 21 जूल। अब इसके रिस्पेक्ट में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर भी टेम्परेचर चेंज देखने को मिला, कितना देखने को मिला, तो मान लो कि 1 डिग्री आपको अब 1 डिग्री प्लस में इसका टेम्परेचर हो गया, है ना। इसका टेम्परेचर 21 जूल, 1 डिग्री आपको मैंने एनर्जी दिया और 1 डिग्री चेंज होने के लिए 1 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ। ठीक है, तो मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना, आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए। ऐसा मत कोई समझ लेना कि ये एक्चुअल में हमेशा ये डेटा ऐसा ही रहेगा, चेंज नहीं करेगा। हर एक मटेरियल के लिए ये हमेशा डिफरेंट चेंज करते रहेगा। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि इस डेटा के थ्रू आप एक एनालिसिस आ जाए, जिससे आपके दिमाग में छप जाए कि हाउ एक्चुअली अमाउंट ऑफ हीट देने के बाद कैसे चेंज होता है उसका फेज, और फेज चेंज होने के बाद कैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो सोचो आप सिचुएशन क्या आ गया कि बर्तन में अब क्या हुआ कि आपके पास लिक्विड हो चुका है इस पॉइंट तक। अब क्या कर रहे हो, और गैस को तेज किया और हीटअप करना शुरू किया, तो क्या होगा एक्चुअल में, तो ये लगातार चेंज करेगा। अब अगर लगातार ये चेंज किया तो इसका मतलब ये हुआ कि चेंज करने से देखा क्या गया इफेक्ट, कि आपको 21 डिग्री सेल्सियस पे मैंने ये देखा, मतलब 21 जूल देने के बाद एनर्जी ये अपना टेम्परेचर 1 डिग्री से चेंज किया। मतलब एक्चुअल में 1 जूल मैंने एनर्जी प्रोवाइड किया तो 1 डिग्री सेल्सियस में चेंजिंग आया। और जब मैं इस पॉइंट को एनालाइज कर रहा हूँ, इस पॉइंट को एनालाइज कर रहा हूँ, तो मैंने क्या देखा, 25 जूल। 25 जूल में मैंने यहाँ पर देखा 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ चुका है। मतलब जैसे जैसे मैं एनर्जी बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। होता भी यही है, आप जब हीट देते हो, गैस थोड़ा बढ़ा देते हो, लगातार हीट उसमें क्या होता है, जाते जाता है, और टेम्परेचर लगातार क्या होता है, चेंज होते जाता है ना। तो आपने क्या देखा कि आपने एनर्जी लगातार दिए और इसका लगातार ये चेंज होते रहा। अब क्या हुआ कि मान लो कि मैंने यहाँ पर ले जाकर 100 जूल आपको एनर्जी दे दिया और इसके एवज में आपको टेम्परेचर कितना मिला, है ना, इसके एवज में
है ना, अगर यहाँ 25 है तो मान लो कि आपको 200 जूल का रिक्वायरमेंट हुआ टेम्परेचर कितना 100 डिग्री सेल्सियस लाने के बाद। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर आएगा वाटर तो वाटर क्या होगा, एट ए टाइम कहता है कि एट ए टाइम ये लिक्विड क्या होगा, फेज चेंज करने में चला जाएगा। अब फेज चेंज करने का मतलब क्या हुआ, देखो अब देखो यहाँ से यहाँ पर अगर डिफरेंस देखोगे 200 to 20, मतलब इसको रिक्वायर्ड हुआ 180 जूल ऑफ द एवरेज ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस को पहुँचाने के लिए। मतलब कितना, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस को इंक्रीज कराने के लिए 180 जूल का रिक्वायरमेंट हुआ। मतलब इस पॉइंट पे आने के बाद आपको 200 जूल जो है एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ इस पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पे पाने के लिए। आपने कभी एक चीज फील किया है कि एक्चुअल में मैं 100 डिग्री वाटर को ले जा चुका हूँ, बावजूद भी इसके एट ए टाइम 1 सेकेंड में जितना भी वाटर अवेलेबल था जिस भी बर्तन में जिसमें मैं बॉयल कर रहा था वो एक बार में वेपर होकर नहीं निकला। कभी आपने सोचा है कि 100 डिग्री एक्चुअल में पहुंच चुका है टेम्परेचर, एक्चुअल में 100 डिग्री मिल चुका है टेम्परेचर, बावजूद भी इसके वो अपना 100 का 100% जो वाटर अवेलेबल जिस भी बर्तन में है वो सडन एट ए टाइम 100% में नहीं कन्वर्ट हो रहा है इन फॉर्म ऑफ वेपर। मतलब एट ए टाइम 1 सेकेंड के एक क्षण के अंदर पूरा का पूरा वाटर वेपर में नहीं कन्वर्ट हो रहा है। आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? तो एक्चुअल में क्या होता है कि 200 जूल 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। अब इसको क्या है तो यहाँ सॉलिड, यहाँ लिक्विड और यहाँ वेपर। अब वेपर में भी कन्वर्ट होने के लिए, है ना, वेपर में भी कन्वर्ट होने के लिए इसको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। मतलब ये हुआ कि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा, इसका मतलब हमको हीट चाहिए होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्या देखने को मिलेगा कि मैं जब इस पॉइंट पे आ रहा हूँ, मतलब 200 जूल से 300 जूल मैं चला गया, बावजूद भी मैं टेम्परेचर कितना देख रहा हूँ 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक पोर्शन 100 डिग्री आने के बाद ये हुआ कि मैं लगातार एनर्जी दिए जा रहा हूँ और वो क्या हो रहा है 100 डिग्री टेम्परेचर अपना मेंटेन कर रखा है। बट कंटिन्यूसली क्या हो रहा है कि कुछ अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स वाटर के क्या हो रहे हैं, वेपर होकर लगातार निकल रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिला कि एक्चुअल में यहाँ भी क्या हुआ, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी अपना फेज चेंजिंग करने के काम में ला रहा है और चेंज करने के काम में ला रहा है। तो मतलब 400 जूल तक मैं दिया तो उस समय तक टेम्परेचर क्या था 100 डिग्री सेल्सियस था। अब क्या हुआ तो कहता है कि जो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, है ना, ये भी क्या कहलाएगा, लेटेंट हीट कहलाएगा। इसका मतलब सर आप तो हमें कंफ्यूज कर दिए, आप यहाँ भी लेटेंट हीट बोल रहे हो, आप है लेटेंट हीट यहाँ भी बोल रहे हो। तो लेटेंट हीट का डिफिनेशन सिंपली क्या होता है, तो कहता है क्या लिख सकते हो आप, लेटेंट हीट क्या बोलता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to change the physical state, है ना, क्या हो सकता है, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। इस कॉल्ड क्या, लेटेंट हीट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं LH से, लेटेंट हीट। इसका आगे लिख लेना, इस कॉल्ड लेटेंट हीट। ठीक है, अब देखो कि आपको कंफ्यूजन कहाँ हो सकता है कि ये है लेटेंट हीट और यहाँ भी लेटेंट हीट, तो दोनों क्या सेम थिंग है सर, तो बोलोगे नहीं। अगर दोनों में अगर आपको क्या करना है, सिंपल सा चेंजिंग लाना है, तो यहाँ पर बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड दूसरा बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअल में सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, यहाँ लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा। तो उसी तरह से हम लोग सब्लिमेशन और वेपराइजेशन दोनों को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ये ग्राफ आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अंडरस्टैंड करना जरूरी था। ठीक है, थैंक यू।